नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, जैसा कि आज देखने में मिल रहा है कि हमारे देश के मुखिया की जो विश्वसनीयता थी उस पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और मैं भी इनका समर्थक था, सब मत भी देता था और अन्य से झगड़ भी लेता था। लेकिन इस घटना से ये सीखा कि हमें सुनी सुनाई बातों पर किसी के विश्वास नहीं करना चाहिए, या तो उसके लिखित स्रोत हों या फिर उसका आचरण आपको पता हो जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, तो तभी आप कोई धारणा बनाएं। अन्यथा आप सुन करके समझ करके ही बोलें। तो ऐसे बात के लिए मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि अभी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे मुखिया जी ने नारी के सम्मान और अधिकार के लिए देश को और देश के प्रत्येक नागरिक को आह्वान किया कि इनकी रक्षा और सम्मान और अधिकार में हम अधिकाधिक सहयोग और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा वो जिस समय कह रहे थे उसी समय उनके दोहरे व्यक्तित्व का पता चल रहा था। जिस देश में कहा जाता है और हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, तो देवताओं का और नारी की पूजा का उलट दर्शन ये हुआ कि जिस प्रदेश से हमारे मुखिया जी आते हैं उस प्रदेश में जो 1990 का कानून था कि जो जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास या अन्य तरह की सजाएं भुगत रहे हैं, उनको राज्य सरकार को अधिकार था कि उनके आचरण के आधार पर उनको वो क्षमादान दे सकते हैं। उसी व्यवस्था को बदलते हुए 2013-14 में हमारे मुखिया जी के मुख्यमंत्री काल में ही उसको संशोधित करके कुछ उसमें परिवर्तन कराए गए, जैसे जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार, अन्य इस तरह के, और जिनमें सीबीआई जांच हुई के द्वारा मुकदमे चले हों, ऐसे अपराध को राज्य सरकार क्षमादान नहीं देगी अपराधियों को। और अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसकी अनुमति या उसकी संतुष्टि केंद्र से लेनी एक प्रावधान दिया गया था उस कानून में। लेकिन 1992 के कानून का हवाला देते हुए उस आधार पर राज्य सरकार या उनके परिवार वाले शायद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कर दिया कि वह अपने विवेक से ले काम। उसका लाभ लेते हुए उन्होंने 1992 के यानी कि 1913 के कानून को धत्ता बता करके पुराने कानून के आधार पर उनको क्षमादान दे दिया। उस नारी और उसके उन हत्यारे जिन्होंने 14 हत्याएं उस दिन की, 8 इस परिवार के इस बिल्किस बानो जिसके पेट में 5 माह का बच्चा था, 4-5 वर्ष की उसकी बेटी थी और अन्य उसके साथ रिश्तेदार थे, पटक पटक के उनको मारा और बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। उसके गर्भाशय में पलता हुआ बच्चा भी शायद मिसकैरेज हुआ होगा क्योंकि इतनी जब दरिद्रता हुई होगी। ऐसे जघन्य अपराध को स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हमारे मुखिया जी नारी के सम्मान का गुणगान कर रहे थे। उधर उन्हीं के प्रदेश में उसी दिन उनको जेल से रिहा होने पर उनके विधायक और उस समिति में महिला सदस्य उनका टीका लगाकर, लड्डू खिला करके, माला पहना करके स्वागत कर रहे थे। और उनके एक विधायक ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि ये सब इनमें से अधिकतम ब्राह्मण वर्ग से हैं और ब्राह्मण बड़े संस्कारी होते हैं। ऐसा उन्होंने हवाला देकर उनको रिहा करने का या उनको क्षमादान देने का तर्क रखा। तो मेरा भाव इसलिए ये बोलने का था, सबको मालूम है, लेकिन मेरा फिर भी इसको थोड़ा दोबारा से इसलिए दोहराने का एक इच्छा हुई कि आप अभी भी ये देखें कि हमारे मुखिया और जिम्मेदार सभी जगह के किसी भी जहाँ पर भी कोई कर्तव्यनिष्ठ पद पर बैठा है वो अपने कर्तव्य न निर्वहन करके इस तरह का दर्शन जो दे रहा है, इसी की वजह से इस देश में मैं समझता हूँ कि इतने चारों तरफ चारों जलवायु और भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी इसका
कलंकित इतिहास भरा पड़ा है और बात विश्व गुरु की करते हैं, बात वैश्विक शक्ति की करते हैं, तो क्या ऐसे हमारा देश वैश्विक शक्ति का विश्व गुरु बन जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि जो चंद अमीरों की जो आंकड़े या जो श्रेणी है, उनमें हमारे जो भारत के लगभग 253 लोगों के पास, जिनके लोन भी माफ करे जा रहे हैं, उन्हीं के पास में अधिकतम संपत्तियां हैं। तो ऐसे लोगों के आंकड़ों से वैश्विक आर्थिक ग्राफ पर जरूर हमारा नाम हो सकता है, लेकिन उनके उस ग्राफ में पहुंचने के लिए जो 90% के आसपास के लोग को अधिकारों से, सम्मान से, शिक्षा से, स्वास्थ्य आदि से वंचित होना पड़ रहा है, रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है, क्या वो देश वास्तव में मजबूत होगा? तो मैं समझता हूं कि ऐसे दर्शन की वजह से ही हमारे देश पर चंद मुट्ठी भर आकर्ताओं ने आकर के और स्थानीय ऐसे 90% या 80% लोगों को साथ लगा करके उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान देने के भावना से साथ लिया और यहाँ पर क्रूरता भी की, शासन भी किया। क्या हमें ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे मुखिया स्पष्ट, निष्पक्ष और निर्भीक हों और न्यायप्रिय हों? तो क्या ये 90% देश के लोगों के साथ में न्याय होगा कि चंद लोगों के आर्थिक रूप से ग्राफ में बढ़ने से वैश्विक स्तर पर देश का मूल सम्मान बढ़ जाएगा? सच बात यह है कि जब 90% लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझेंगे तो उनका विस्फोट एक दिन कितना भयानक होगा, और जो विश्व के लोग, पश्चिम के लोग या अमेरिका जैसे लोग हमारे देश को इस समय मित्रता भाव रख रहे हैं, उसका पर्पज यही है कि ये बहुत संख्यक देश है, यहाँ पर बाजार उपभोग का बड़ा है, तो हम इसका उपभोग करेंगे, अपना दोहन करेंगे, और वो दोहन एक सीमा तक ही होगा। जब परचेजिंग पावर आम जनता की नहीं होगी तो ये जो आज चंद अमीर या जिनका सत्ता के साथ रह करके इस समय गुजारा या मौज कट रही हैं, वे कितने दिन चलेंगी? एक दिन ऐसा आएगा कि वे लोग जरूर कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट करेंगे, और उसका प्रमाण ये है कि देश के 8 लाख लोग इस कार्यकाल में 8 साल के बड़े संपन्न लोग विदेश जा चुके हैं, नागरिकता ले चुके हैं, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, और उनमें से 300 कुछ ऐसे बड़े घराने हैं जो सफल उद्योगपति या कारोबारी हैं। तो उनका यहाँ से जाना इस बात का संकेत है कि जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि जब गांव के लोगों में जागरूकता आई तो जो उनके शोषक थे वो कस्बों की तरफ भागे, जब गांव का व्यक्ति में और अधिक जागरूकता आई तो वो कस्बों में आए तो शहर की तरफ भागे, जब वो शहर की तरफ उनके पीछे आए तो वे महानगरों में भागे। अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, यानी अब ग्लोबल दुनिया है, कारोबार यहाँ करेंगे, पैसा विदेश में इकट्ठा करेंगे, रहन सहन वहां पर रखेंगे। तो ये उन 90% को धार्मिक उन्माद में घुस करके या इस नशे में घुस करके अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने जो ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि ऐसा दोहरा व्यक्तित्व अगर हमारे मुखिया का होगा जो नारी के लिए इतना दोहरापन कर सकते हों, तो क्या भविष्य हमारे जो जिम्मेदार हैं वे अच्छा बना सकते हैं? हमारा आम नागरिकों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि चंद लोग जो गठजोड़े होते हैं वे तो सदा से सुरक्षित रहते हैं, वे सदा से सुख भोगते हैं, वे सत्ताओं के साथ चाहे आकर्ताओं की हो चाहे देश के हो, वे उनके रिश्तेदार भी बन जाते हैं, वो उनके नतमस्तक भी हो जाते हैं, वो उनके दरबारी होकर के अपनी वैभवता को सुरक्षित रखने का उनका उद्देश्य होता है। और ऐसे लोगों के अंदर स्वाभिमान और खुददारी नाम मात्र की भी नहीं होती है। बात धर्म और राष्ट्र की होती है, और धर्म और राष्ट्र के नाम पर 90% लोग गरीब होना क्या देश को मजबूत करने का संकेत है? इन्हीं भाव से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था। नमस्कार।